नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद श्रेया। आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। और आज की क्लास एसएससी, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग, नीट और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। राइट, क्योंकि इस डीप डाइव विश्लेषण में हम ब्लड को सिर्फ एक लाल पानी की तरह नहीं देखने वाले हैं, हम इसके पीछे की पूरी साइंस समझेंगे। बिल्कुल। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लड बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है, बीमारियों से कैसे लड़ता है और चोट लगने पर खुद की रिपेयरिंग कैसे करता है, एकदम सिंपल और अट्रैक्टिव वे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हाँ, और हमारे पास आज बहुत ही बढ़िया 3D डायग्राम्स और डिटेल नोट्स हैं, तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। देखते हैं पहली स्लाइड में क्या है। यहाँ पर आपको ब्लड के कंपोनेंट्स का एक टेस्ट ट्यूब का फिगर दिख रहा है, जिसमें सबसे ऊपर एक हल्के पीले रंग का लिक्विड है। इसे प्लाज्मा कहते हैं। नोट्स में लिखा है कि ब्लड का लगभग 55% हिस्सा यही प्लाज्मा होता है। राइट, एग्जैक्टली 55%। और लोग सोचते हैं कि ब्लड सेल्स ही सब कुछ हैं, पर पहले उस नदी को समझना जरूरी है जिसमें ये सेल्स बह रहे हैं। ये जो प्लाज्मा है, इसका 90 से 92% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। अच्छा, मतलब बेसिकली वाटर ही है। पर बाकी का 8 से 10% क्या होता है? वही तो असली जादू है। उस 8 से 10% में बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स और फाइब्रिनोजन। ये बस पानी में तैरने वाले पार्टिकल्स नहीं है। अगर मैं प्लाज्मा को एक बिजी हाईवे मानूं, तो ये प्रोटीन्स अलग अलग गाड़ियां हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। तो इन गाड़ियों का काम क्या है? जैसे ये एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं? देखो, एल्ब्यूमिन्स को आप ट्रैफिक पुलिस या इन्वेंट्री मैनेजर समझ लो। इनका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना, यानी ये डिसाइड करते हैं कि नसों के अंदर कितना पानी रहेगा और कितना पानी बाहर टिश्यूज में जाएगा। अच्छा, सो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे जब एथलीट्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उन्हें पसीना आता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं। क्या वो इसीलिए पीते हैं ताकि यही ऑस्मोटिक बैलेंस ठीक रहे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो बॉडी से पानी कम होता है तो प्लाज्मा गाढ़ा होने लगता है, जिससे दिल को ब्लड पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एल्ब्यूमिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलकर ये श्योर करते हैं कि पानी नसों के अंदर ही टिका रहे, बाहर लीक ना हो। राइट। और ये ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन क्या करते हैं? ग्लोबुलिन्स हमारी सिक्योरिटी गाड़ियां हैं जो इन्फेक्शन से बचाती हैं, और फाइब्रिनोजन एक इमरजेंसी रिपेयर टीम है जो रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट जमाने के काम आती है। पर सर, स्लाइड पर एक पॉइंट है जो थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ लिखा है कि अगर हम प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो जो बचता है उसे सीरम कहते हैं, और सीरम कभी नहीं जमता। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ट्रैप है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। पर क्या ये एक डिफेक्ट नहीं है? I mean, ब्लड का काम ही है जमना, तो ऐसी चीज का क्या फायदा जो जमे ही ना? अरे, ये डिफेक्ट नहीं, मेडिकल साइंस का एक मास्टर स्ट्रोक है। जब आप लैब में अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, तो लैब वाले नहीं चाहते कि टेस्ट के दौरान उनकी महंगी मशीन्स के अंदर आपका खून जम जाए। ओह वाओ, तो वो लोग जानबूझकर पहले खून को जमा देते हैं। एग्जैक्टली, वो ब्लड को जमने देते हैं। जब सारा फाइब्रिनोजन यूज होकर थक्का बन जाता है, तो ऊपर जो क्लियर पीला लिक्विड बचता है वही सीरम है। अब इस सीरम को मशीन में डालकर आराम से महीनों तक टेस्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये कभी ठोस नहीं बनेगा। आप समझ आया, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना? चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब तक हमने हाईवे की बात की, अब उस पर चलने वाले डिलीवरी ट्रक्स की बात करते हैं, यानी एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज कहते हैं। यहाँ जो आरबीसी का 3D डायग्राम दिख रहा है, इसका शेप थोड़ा दबे हुए पेड़े जैसा लग रहा है। राइट, बाइकॉनकेव शेप। राइट, सही कहा। ये जो बाइकॉनकेव शेप आपको दिख रहा है, ये बहुत ही क्रूशल है। ये शेप इनको इतना फ्लेक्सिबल बनाता है कि ये दिमाग और आंखों की सबसे पतली नसों से भी मुड़कर निकल जाते हैं, और इसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। और इनकी संख्या कितनी होती है? एक हेल्दी इंसान में सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर में लगभग 50 से 55 लाख आरबीसीज होते हैं, और इनका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। ये फैक्ट्स डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइट। पर सर, एक पॉइंट यहाँ मुझे बहुत हैरान कर रहा है।
मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं होता, मतलब बिना दिमाग के सेल कैसे जिंदा रहता है? ये एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। देखो, आरबीसी का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए सेल के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। अब सेल की जगह तो लिमिटेड है ना, अगर वहां न्यूक्लियस होगा, दूसरे ऑर्गन्स होंगे, तो हीमोग्लोबिन के लिए जगह कहां बचेगी? अच्छा, तो ज्यादा सामान धोने के लिए उन्होंने अपना स्टीयरिंग व्हील ही बाहर फेंक दिया? बिल्कुल ऐसे ही समझ लो। उन्होंने अपना न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया ताकि वो पूरी तरह से हीमोग्लोबिन से भर सकें। लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ब्लड में। पर एक सेकेंड, अगर न्यूक्लियस नहीं है जिसमें डीएनए होता है, तो अगर ये सेल्स डैमेज हो गए पतली नसों में घिसते हुए, तो ये खुद को रिपेयर कैसे करते हैं? अरे वो रिपेयर कर ही नहीं सकते। बिना न्यूक्लियस के रिपेयर इम्पॉसिबल है, और यही वजह है कि इनकी एक स्ट्रिक्ट एक्सपायरी डेट होती है, सिर्फ 120 दिन। 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है इनका। ओह, सिर्फ 120 दिन? फिर इनका क्या होता है? 120 दिन बाद ये काफी सख्त और रिजिड हो जाते हैं। फिर ये स्प्लीन में जाते हैं, जिसे हम प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन की नसें इतनी पतली होती हैं कि ये रिजिड पुराने सेल्स वहां फंसकर टूट जाते हैं। तभी स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो सच में यूपीएससी और एसएससी दोनों में आ चुका है। बिल्कुल, बॉडी उन्हें रिसाइकिल कर लेती है, आयरन निकालकर वापस बोन मैरो में भेज देती है नई सेल्स बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तीसरी स्लाइड। हाँ, तो डिलीवरी ट्रक्स का नेटवर्क तब तक सेफ नहीं है जब तक हाईवे पर कोई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स ना हो। यहां एंट्री होती है ल्यूकोसाइट्स की, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। एग्जैक्टली। ये WBCs रंगीन यानी कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनकी संख्या काफी कम होती है, सिर्फ 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर ये बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अच्छा सर, यहाँ स्लाइड पे 2 टाइप्स दिख रहे हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। हाँ, ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर 3 मेन वॉरियर्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बैसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं, लगभग 60 से 65%। इनका काम है फैगोसाइटोसिस, मतलब बैक्टीरिया को सीधा खा जाना। बिल्कुल, ये ग्राउंड इन्फेंट्री है, बॉर्डर पे खड़े सैनिक। अग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करते हैं और याद रखते हैं कि कौन सा वायरस पहले आया था। ये इंटरेस्टिंग है। पर सर, यहाँ जो बेसोफिल्स हैं, इनकी संख्या देखिए, सिर्फ 0.5 से 1%। ये सबसे कम है, पर इनका काम लिखा है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कंट्रोल करना। राइट। तो अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी में इतनी कॉमन चीज है, जैसे मच्छर काटने पर भी सूजन आ जाती है, तो इसको कंट्रोल करने वाली फोर्स इतनी छोटी क्यों है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसे एक फायर अलार्म की तरह सोचो। क्या एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगने पर अलार्म बजाने के लिए हजारों लोगों की जरूरत होती है? नहीं, एक इंसान भी शीशा तोड़कर बटन दबा सकता है। बस बैसोफिल्स बॉडी के वही फायर अलार्म है। जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है, ये हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं। इससे वहां की नसें चौड़ी और थोड़ी लीकी हो जाती हैं, जिससे हजारों न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स तुरंत हाईवे से उतरकर उस जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए बैसोफिल्स को संख्या में ज्यादा होने की जरूरत ही नहीं है। ओह, अब समझ आया। एक अलार्म बजाने वाला काफी है, बाकी फोर्स अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशंस चाहिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, ताकि ऐसी एक भी क्लास मिस ना हो। तो अब आगे बढ़ते हैं चौथी स्लाइड पर। अब मान लो हाईवे टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और नस कट गई, तो ये सारा का सारा ब्लड बाहर बह सकता है ना? हाँ बिल्कुल, और ये तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसी को रोकने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसे हम कोएगुलेशन या रक्त का थक्का जमना कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख तक होती है। राइट। ये जो प्लेटलेट्स है, ये बोन मैरो के मेगाकार्योसाइट्स के टूटने से बनते हैं ना? सही कहा। अब मैकेनिज्म देखो। जैसे ही चोट लगती है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं। इससे एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। फिर कैल्शियम की मदद से एक इनएक्टिव प्रोटीन जो ब्लड में पहले से है, जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, वो एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल जाता है। वेट, कैल्शियम का होना जरूरी है इसमें? बहुत जरूरी है। बिना कैल्शियम के ब्लड क्लॉट हो ही नहीं सकता। फिर ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन बनाना, ये उस फाइब्रिनोजन को, याद है पहली स्लाइड में पढ़ा था? हाँ, फाइब्रिनोजन जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है।
राइट। उस घुलनशील फाइब्रिनोजन को ये थ्रोम्बिन अघुलनशील फाइब्रिन के रेशो में बदल देता है। अच्छा, फाइब्रिन के रेशे मतलब? जैसे एक मकड़ी का जाला। एग्जैक्टली ये फाइब्रिन एक मकड़ी के जाले की तरह चोट वाली जगह पर बिछ जाता है और उसमें आरबीसीज और डेड सेल्स फंस जाते हैं, जिससे एक लाल रंग का थक्का, जिसे थ्रोम्बस कहते हैं, वो बन जाता है। ये कैस्केड तो सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रोथ्रोम्बिनेज, फिर थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिन। सर एक बात बताइए, बॉडी ने सिर्फ एक सीधा ऑन ऑफ स्विच क्यों नहीं बनाया? खुले हवा में खून आए और जम जाए, इतना लंबा प्रोसेस क्यों? देखो, अगर ये प्रोसेस इतना सिंपल और डायरेक्ट होता ना, तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। सोचो, अगर तुम्हारे हेल्दी नसों के अंदर गलती से थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ और ब्लड जम गया, तो क्या होगा? अरे तब तो नस ब्लॉक हो जाएगी, हार्ट अटैक। इसलिए बॉडी ने इस प्रोसेस को इतना लंबा बनाया है ताकि ये तभी एक्टिवेट हो जब सच में कोई एक्सटर्नल चोट लगी हो। ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सेफ्टी के लिए ही है। ये पॉइंट तो सच में कमाल का है। बॉडी का अपना फेल सेफ मैकेनिज्म है ना। अब चलते हैं 5वीं स्लाइड पर, ब्लड ग्रुप्स और आरएच फैक्टर। ये जो इतनी बढ़िया सेफ्टी सिस्टम हमारी बॉडी में है, यही सिस्टम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। मतलब किसी का भी खून किसी को नहीं चढ़ा सकते? नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी भारी चीज को दुश्मन मानता है। रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर कुछ एंटीजेंस होते हैं, ए या बी, और प्लाज्मा में उनके खिलाफ नेचुरली एंटीबॉडीज घूमती रहती हैं। अच्छा सर, यही वजह है ना कि ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वहीं ग्रुप ए बी वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी यानी गार्ड ही नहीं होता, तो कोई भी ब्लड अंदर आ जाए, कोई रोकने वाला नहीं। एग्जैक्टली ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको पता होता है, पर इस स्लाइड पर एक क्लिनिकल ट्रैप है जहां से एग्जाम्स में टफेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस। ये आरएच फैक्टर से जुड़ा है। हाँ, आरएच फैक्टर मतलब अगर आपके खून में ये एंटीजन है तो आप पॉजिटिव हो और नहीं है तो नेगेटिव। राइट। अब एक केस सोचो, अगर एक प्रेग्नेंट माँ का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और उसके पेट में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप पिता की वजह से आरएच पॉजिटिव हो गया, तब क्या होगा? माँ की बॉडी बच्चे के पॉजिटिव ब्लड को दुश्मन मान लेगी। बिल्कुल, इसे आप एक ट्रैजिक सिक्योरिटी फेलियर कह सकते हो। माँ का इम्यून सिस्टम अपने ही बच्चे को घुसपैठिया मान लेता है। वेट, सच में? तो क्या पहली प्रेगनेंसी में बच्चे को खतरा हो जाता है? नहीं, यही तो नेचर का अजीब खेल है। पहली प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता, प्लेसेंटा उन्हें अलग रखता है, इसलिए पहला बच्चा बिल्कुल सेफ रहता है। पर जब डिलीवरी होती है तब थोड़ा सा बच्चे का पॉजिटिव ब्लड माँ के सिस्टम में चला जाता है। अच्छा, और फिर माँ की बॉडी उस पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है? सही पकड़ा। माँ की बॉडी एंटी आरएच एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है, जैसे वेपन्स लोड कर लिए हों। और असली प्रॉब्लम आती है दूसरी प्रेगनेंसी में, अगर दूसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव हुआ। ओह, तो अब वो लोडेड वेपन्स यानी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे पे अटैक कर देंगे? एग्जैक्टली। वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के आरबीसीज को तोड़ने लगती हैं, जिससे बच्चे को पेट में ही सिवियर एनीमिया या जॉन्डिस हो जाता है। ये बहुत डेंजरस है। ये तो बहुत ही खतरनाक फ्लॉ है। पर सर, इसका मॉडर्न मेडिसिन में कोई इलाज है या नहीं? बिल्कुल है। जैसे ही आरएच नेगेटिव माँ की पहली डिलीवरी होती है, डॉक्टर्स तुरंत एक एंटी आरएच इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है कि जो बच्चे का पॉजिटिव ब्लड माँ के अंदर आया था, उसे माँ का इम्यून सिस्टम देख पाए उससे पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वाओ, मतलब इम्यून सिस्टम के वेपन्स बनने ही नहीं देता। तब तो दूसरी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ हो जाती होगी। 100% सेफ। बस ये मैकेनिज्म एग्जाम में ध्यान रखना। अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो हमारी आखिरी स्लाइड है। यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम की बात की गई है। एक छुपी हुई नदी। लिम्फ, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे? इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ब्लड माइनस आरबीसीज एंड लार्ज प्रोटीन्स। जब ब्लड नसों में बहता है तो उसका थोड़ा सा लिक्विड हिस्सा छान कर टिश्यूज में आ जाता है। ये कलरलेस होता है, इसमें आरबीसीज नहीं होते, पर इम्यूनिटी के लिए स्पेशल लिम्फोसाइट्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको हमारी उस हाईवे वाली एनालॉजी से जोड़ूं, तो हाईवे यानी नसें हर घर के दरवाजे तक तो नहीं जाती, तो वहां से दूर टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम क्या ये लिम्फ करता है, एक लोकल कुरियर सर्विस की तरह? क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी। लिम्फ एक मिडलमैन है जो लास्ट माइल डिलीवरी करता है।
में ब्लड और टिश्यूज के बीच गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान इसी के जरिए होता है। तभी जब हमें गले में इन्फेक्शन होता है तो वहां के लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं ना? हाँ, क्योंकि लिम्फ नोड्स उस नेटवर्क के सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं। जब बैक्टीरिया आता है तो लिम्फोसाइट्स वहां बैक्टीरिया से लड़ते हैं और उसी युद्ध की वजह से नोड्स में सूजन आ जाती है। ये पूरा सिस्टम इतना परफेक्टली डिजाइंड है ना, इसकी कोई हद नहीं। राइट। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ब्लड सिर्फ एक लिक्विड नहीं, एक पूरा फ्लो करता हुआ यूनिवर्स है। प्लाज्मा के हाईवे से लेकर बिना न्यूक्लियस वाले आरबीसीज, आर्मी जैसे डब्ल्यूबीसीज, स्पाइडरवेब जैसे प्लेटलेट्स और ये छुपा हुआ लिम्फ नेटवर्क, सब मिलकर एक परफेक्ट सिम्फनी बनाते हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, आपको एक फाइनल थॉट देता हूं सोचने के लिए। आज की साइंस ने ये तो समझ लिया है कि खून का हर हिस्सा क्या काम करता है, पर क्या फ्यूचर में हम कभी ऐसा आर्टिफिशियल ब्लड बना पाएंगे जिसमें कोई एंटीजन ही ना हो, जो सच में एक यूनिवर्सल डोनर बन सके और लैब में तैयार हो जाए? या फिर नेचर की इस कॉम्प्लेक्स मशीनरी को लैब में कभी बीट नहीं किया जा सकेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। तो आज के इस वीडियो में हमने ब्लड की कॉम्पोजिशन और फंक्शंस को डिटेल में समझा। अगर आपको ये डीप डाइव वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।